नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, वास्तविक संख्या पर हमने दो वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बना दिया है और ये हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है जिसको हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बनाया है। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में पूरे प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। जो भी प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग आज कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको और हल कर लेते हैं और इस प्रकार से हमारा रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न लिए हैं उसमें पहला प्रश्न हमने लिखा है, संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी कि हमको यहाँ पे दिखाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि 4 पावर n यानी n का हम लोग अलग अलग मान रखेंगे। यहाँ लिखा है संख्याओं का मतलब ये अगर n का कोई हम लोग मान रखते जाते हैं अलग अलग, यानी एक प्राकृतिक संख्या है n। पहले हम थोड़ा समझते हैं। n को प्राकृतिक संख्या दिया यानी हम लोग n का मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक ले सकते हैं। तो हमको अनंत तक यानी अनेक संख्याएं मिलेंगी। तो उसमें से कह रहा है कि ये हमको दिखाना है कि क्या n का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 4 पावर n का जो अंक शून्य, लास्ट का अंक ऐसा कोई आवे जो कि शून्य पे समाप्त हो, यानी उसका वैल्यू जो आवे उसमें शून्य। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर n का मान इसमें 1 रखते हैं 4 का पावर 1 तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 16, फिर 4 की पावर 3 64। ऐसे ही हम लोग मान n का रखते जाएंगे तो हमको बहुत सी संख्याएं मिलती जाएंगी। लेकिन क्या कोई ऐसी संख्या मिलेगी कि लास्ट में हमको 0 मिले? तो हम लोग जानते हैं 0 मिलने के लिए या तो हमको 10 20 30 40 इस तरह की कुछ संख्याएं मिले तो इसको हम लोग अगर गुणनखंड करके देखें, अभाज्य गुणनखंड, तो 10 का होता है 2 गुणे 5, 20 का देखिए तो 2 दूनी 4 पंचे 20। अगर हम लोग 30 का देखेंगे तो 2 यहाँ 6 और 6 पंचे 30। ये ऐसे हमको मिलेंगे। और हमको यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि अगर हमको इस तरह से कोई संख्या लाना है कि लास्ट में 0 रहे, तो वहां पे आप देखिए 2 और 5 यानी हम जो संख्या रहेगी उसका जो गुणनखंड रहेगा अभाज्य, उसमें 2 और 5 होना अनिवार्य है। यानी यदि कोई संख्या ऐसी दी हुई है जिसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से रहे और बाकी कुछ रहे उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 और 5 अनिवार्य रूप से रहे, तो हमको कोई ऐसी संख्या मिल सकती है कि जहां पे हमको शून्य मिले। तो यानी यही मेन इसमें है, इसको हमको लिखना है और फिर इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जब हल लिखेंगे तो सबसे पहले इसी बात को लिखेंगे। और प्रश्न में कुछ है नहीं, प्रश्न बहुत छोटा है, बहुत आसान है। बस यही बात समझना है कि अब हमको कोई संख्या ऐसी रहे जिसका अभाज्य गुणनखंड बनाए तो उसमें 2 और 5 निश्चित रूप से रहे, तो उस संख्या में हमको 0 प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से यानी निश्चित होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है तो वह
संख्या शून्य यानी 0 शून्य पर समाप्त होती है, अदरवाइज नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। यहाँ पे हम लोग जो है शून्य पर समाप्त होने की संख्याएं छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक लेकर देख सकते हैं। जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा, और भी संख्या आ सकती है, जैसे 30 का हमने किया 2 3 6 6 पंचे 30 यानी 3 भी आ गया। ऐसे ही हम लोग अगर 40 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, यानी 2 और 5 अनिवार्य रूप से हमको मिलेगा। तो इसी के आधार पर हम लोग लिखेंगे कि संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, दोनों होने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि एक, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे हमको जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग जो है हल करेंगे। अगर तो ये दिया है संख्या 4 पावर n, और इसका अगर हम 4 का गुणनखंड बनाए तो 2 गुणे 2 की पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे 2 की पावर n। अब हम लोग इसी के आधार पे इसको लिखेंगे कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन 5 क्या है, 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। जो अभाज्य गुणनखंड इसका बन रहा है उसमें 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अतः 4 पावर n के, ये जो संख्या दी है 4 पावर n के किसी भी मान के लिए, n का मान हम कुछ भी लेते जाएं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए ये जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी मान के लिए शून्य पर, ठीक है, समाप्त नहीं होगी। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग हल कर लेते हैं, जो है आइए हम लोग जो है वास्तविक संख्या का जो लास्ट चैप्टर है उससे संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं और इस पे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में दिया है। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम लोग जानते हैं कि 2 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहें, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है p बटे q, तो यही देखना होता है कि जो संख्या q यानी उसका जो हर है वो जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n इस फॉर्म का होना चाहिए, यानी कि जो q का हम लोग गुणनखंड निकालें तो उसमें 2 और 5 ही आने चाहिए। और जो है अगर इसके अलावा अगर हमने इसका गुणनखंड निकाला 2 5, चाहे एक बार ही आए या एक से अधिक बार आए, लेकिन 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 किसी प्रकार से रहे, यानी 2 का पावर 2, और अगर हम इसको 3 बार ले तो 5 पावर 3, यानी इस तरह का रहे। इसके अलावा अन्य कोई इसमें जो है गुणनखंड ना आवे, तब तो ये होता है शांत दशमलव प्रसार। अगर अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो जब हम लोग इसकी परिमेय संख्या का जो हर होता है यानी q जो होता है, इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो इसमें 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक अन्य संख्या भी आनी चाहिए, जैसे कि 3 आ गई या 7 आ गया। यानी कि एक भी अगर गुणनखंड 2 और 5 के अलावा आ गया इसमें, तो हम लोग इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इस प्रकार के जो है प्रसार में जब हम लोग हल करते हैं, देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं ये हैं कि ये जो है
संख्याएं रिपीटेड संख्याएं आने लगती हैं। जैसे अभी 1/3 है, अभी इसको हम लोग भाग करेंगे जो है, तो देखेंगे ऐसे करके संख्याएं आनी चालू हो जाएंगी और ये रिपीटेड होती रहेंगी। इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर हम लोग जो है कोई संख्या ले लें, अगर इसमें हम लोग भाग करें, जैसे 11/6 है, अगर आप भाग करेंगे इसमें भी देखेंगे कि आपको जो है 6 एकम 6, 6 5 11, उसके बाद जो है 6 8 48, फिर जो है 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर 6 3 18, इस तरह से रिपीटेड संख्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी इस तरह की जो संख्याएं होती हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में आती हैं। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो है, इसमें सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो जब अगर इसका हम हर का गुणनखंड करेंगे, यानी क्यू का गुणनखंड करेंगे, जो परिमेय संख्या होती है, तो उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई एक भी गुणनखंड आ गया, एक भी अभाज्य संख्या आ गई गुणनखंड में, तो जान लीजिए कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और जो है इसमें क्या होता है, जब हम लोग क्यू का गुणनखंड करते हैं, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, केवल 5 या क्यू तथा 5 दोनों हो सकते हैं। यानी 2 आना केवल गुणनखंड, जैसे हमने मान लीजिए हर में दिया है 8, अगर हम लोग इसको जो है गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। अगर ये मान लीजिए दिया है 125, तो अगर हम लोग 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरह से आएगा। यानी कि सिर्फ 5 आ रहा है, यानी कि केवल 5 हो सकता है इसका गुणनखंड, या 2 हो सकता है, या दोनों मिला के हो सकता है। इसके अलावा और कोई संख्या अगर गुणनखंड में आ गई तो उसको शांत दशमलव प्रसार में हम लोग नहीं लेंगे। अगर कोई और संख्या आ गई तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग जो है अब इस प्रश्न को हल करते हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, जो है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में, उसी संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछ जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। पहले तो हमको यहाँ भाग किए बिना ये बताना है कौन सा इसमें शांत दशमलव प्रसार है, कौन सा अशांत आवर्ती है। उसके बाद जो है दूसरा इसमें कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसमें से जो शांत जो है दशमलव प्रसार हैं उनको हमको निकालना है, यानी भाग नहीं करना है और जो है हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न को भी देखा, यहाँ पे हल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वहीं शुरू करेंगे कि जो है पहला प्रश्न लिखेंगे जो है 64/455, यानी 64/455। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्यू, यानी जो उसका हर दिया है, क्यू का मान दिया है 455। इसका हम लोग जो है क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड में हमको सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 यही दोनों मिलते हैं गुणनखंड में, तो हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। इसके अलावा अगर हमको कोई और संख्या एक भी मिल गई इसके गुणनखंड में, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 455, इसका गुणनखंड हम लोग बनाएंगे। चलिए करते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर इसको हम लोग काटेंगे तो जो है ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 21। अब फिर 13 से कटेगा ये। अब हम लोग इसका अगर हम लोग गुणनखंड लिख के देखें तो ये किस फॉर्म का है, 5 गुणे 7 गुणे 13 आया है। और होना कैसे चाहिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए
जो है q बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मात्र यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 के अलावा 7 आ गया है और 13 आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि q बराबर जो दिया है 455, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ये जो है अतः यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अगर हम लोग इसका जो है प्रसार करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे, तो हमको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n यानी इस तरह का मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें अन्य गुणनखंड भी आ रहे हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। 64/455 ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। दूसरा हम लोग हल करेंगे, देखेंगे 17/8। ये दूसरा हम लोग हल करेंगे तो 17/8 हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। यहाँ पे दिया है q बराबर 8, तो 8 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी q बराबर 2 की पावर 3। अगर जो है जब जो है q का गुणनखंड 2 की पावर m हो या 2 की पावर 5 की पावर n हो या फिर दोनों हो, तो उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। उसका गुणनखंड यानी गुणनखंड में या तो 2 और 5 का हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ 2 हो। तो यहाँ पे केवल हमको 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला, यानी कि यहाँ इस संख्या में अगर हम लोग देखें तो q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः इसका जो प्रसार है, इसको अगर हम लोग लें तो क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार है। और उसके बाद कह रहा है कि जिस संख्या का जो है, जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, उसको क्या करना है। देखें फिर से कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसका तो अशांत आवर्ती आ गया, उसका निकल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार है। और जिसका शांत दशमलव प्रसार निकल रहा है, उसका कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ये शांत आ गया, तो इसके दशमलव प्रसार को हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो है पहले लिखेंगे 17/8, इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो गया 17/2 की पावर 3। इसको जो है शांत बनाने के लिए, जो इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है ये q का अगर यहाँ पे 2 के पावर में दिया है, तो हम लोग जो है 5 और पावर यही लगाएंगे 5 की पावर 3 अपान 5 की पावर 3, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि यहाँ पे जो है, जब हम लोग पिछला प्रश्न पढ़ रहे थे 4 की पावर n में कह रहा था n के किस मान के लिए लास्ट में जो है 0 पे समाप्त होगा, इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो इसका गुणनखंड 2 और 5 होता है। तो ये जो है क्या होता है
शून्य पे समाप्त होता है, यानी भाग करने में आसानी होती है। इस तरह से इसको बनाते हैं। अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर अगर 5 का भी गुणनखंड होता तो ठीक था, नहीं है तो हम लोग इसको सेट करते हैं। यहाँ अगर 2 का पावर 3 में दिया है तो हम लोग यहाँ पर 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3 ऊपर नीचे सेम इसी घात से बराबर घात रहे, लेकिन गुणनखंड क्या रहेगा, 2 का दिया है तो 5 का गुणा करते हैं, अगर 5 के रूप में दिया है तो 2 का कर देते हैं और इसको हल कर लेते हैं तो आसानी से आ जाता है हमारा जो है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 5 की पावर 3 करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 बटे ये जो है 8 गुणे 125। ये जो है अब हम लोग हल करेंगे इसको, तो हम देखेंगे ऐसे करेंगे, आपको हल करने में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा प्रश्न। इसको जो है यहाँ पे नीचे वाले को हम लोग आसानी से हल करेंगे। 2 गुणे 5, इसकी पावर लगा देंगे बाहर। अब हम लोग गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 17 पचे 85 की 5 हासिल 8, 17 दूना 34 और 34 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 42, 2 हासिल 4 और 17 एकम 17 और 17 4 21, 21 25 आ गया। नीचे 2 पंचे 10, 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब हो गया कि 10 का गुणा 3 बार यानी 1000। अब जब हम 1000 से इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.125। इस प्रकार के प्रश्न में जब हम लोग 1000, 10,000 या 100 इन संख्याओं से भाग करते हैं तो जितने जीरो दिए होते हैं इकाई के अंक से उतना गिन करके हम लोग दशमलव लगा देते हैं, बिना भाग के भी आ जाता है। तो इस प्रकार से जो दूसरी संख्या थी, यानी हमारा जो दूसरा प्रश्न था 17/8, ये जो है हमने पता किया, तो इसको हम लोगों ने हल किया। शांत दशमलव प्रसार है, तो इसका हम लोगों ने आसानी से निकाल दिया, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिया। चलिए जो है अब हम लोग जो है तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसको भी सेम इसी तरह से हल करना है। आइए जो है हम लोग पहला और दूसरा ये दोनों हम लोग हल कर चुके हैं, तीसरे को हल करना है। ठीक इसी प्रकार से पहले तो हम लोग जो है इसका जो है पता करेंगे कि ये जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसके लिए फिर वही प्रक्रिया, पहले हम लोग इसको लिखेंगे 13/31/25। यहाँ Q का मान जो है दिया है 31/25। तो सबसे पहले इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे 31/25 का। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25। अब उसके बाद जो है फिर से 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 से भाग करेंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आता हम लोग करते हैं। यहाँ पे 5 5 5 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब हमको इसको देखने पे पता चल रहा है कि ये जो Q है ये किस फॉर्म का है, यानी Q जो है यहां हम लोग लिखेंगे, यहां Q जो संख्या, ये जो Q है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड बना के जब लिख रहे हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत दशमलव प्रसार है तो कह रहा है कि उसको दशमलव प्रसार को लिखिए। कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या हैं, शांत हैं। तो पहला तो अशांत आवर्ती था तो इसका हमने लिखा ही नहीं, दूसरा हल किया तो उसको हमने किया। सेम इसी प्रकार से इस तीसरे वाले को भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 13/31/25। अब इसको हमने हल किया तो हमको यहाँ पे मिला 13/31
इसका 5 की पावर 5। तो अभी हमने पिछले सवाल में किया। इस प्रकार के जब प्रश्न है तो इनको हम लोग जो है, अगर यहाँ 5 की पावर 5 के रूप में है तो यहाँ पे हम 2 की पावर लेंगे 5 और 2 की पावर 5 ऊपर नीचे गुणा करेंगे। और अगर 2 की पावर के रूप में दिया रहा था तो हम लोग 5 का लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 दिया था तो हमने 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर नीचे गुणा किया और हल किया, आसानी से आ गया। क्योंकि हमको इसको जो हर होता है इसको जो है इस प्रकार से बनाना होता है कि 10, 100, 1000 या 10,000 के रूप में आ जाए, जिससे कि भाग करने में आसानी हो जाए। बस इसी प्रकार से करके हमको इसको आसानी से निकाल लेना होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 13 गुणे 2 की पावर 5, यानी 2 का गुणा 5 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो यानी आ जाएगा 32 बटे, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 गुणे 2। अब पूरे दोनों की पावर 5 है तो बाहर 5 लगा देंगे। अब इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 13 दूना 26, 26 की 6 हासिल 2 और 13 तियां 39, और 39 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41, यानी 416 आ गया। ये 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब है कि 416 बटे 10 का गुणा 5 बार करेंगे, यानी कि 5 जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे तो जितने जीरो होते हैं इकाई के अंक से गिन के उतने पे हमको दशमलव लगा देना होता है। तो यहाँ पे 5 जीरो हैं, 1 2 3 संख्या तो दी हुई है 416, 2 जीरो इधर और बढ़ा करके यहाँ हम लोग दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार। यही हमको निकालना था। कह रहा था कि उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ये भी शांत थी इसलिए हमने इसका भी दशमलव प्रसार लिख दिया। तो उत्तर आया 0.00416। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आपको परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। अगर इसको आप लोग एक बार अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से हल कर लेंगे। आइए कुछ और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लिख करके हल करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है इस प्रश्नावली के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रखा है, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है पहला प्रश्न हमने लिखा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये बात हम लोग हमेशा जानते हैं। कोई अगर संख्या है जो कि शून्य के छोड़कर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है, इसका हम एक अपरिमेय संख्या से 2 में गुणा किया तो 3√2, जो क्या आती है, एक अपरिमेय संख्या आती है। इसी प्रकार से अगर हम लोग जो है 5√3 इसमें गुणा करते हैं तो 5√3 आ जाती है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जब हम लोग गुणा करते हैं तो सदैव एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, इसको हम लोग याद भी कर लें। किसी शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है या होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। ये तो हम लोग छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग लासा और मासा पढ़ते हैं, उसमें भी देखते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए। जो जैसे कोई संख्या दे दिया 8 और 12, कह दिया कोई छोटी छोटी संख्या बताइए जो 8 और 12 दोनों से विभाज्य है, या 8, 12, 36 तीनों से विभाज्य है। तो ऐसी केसेस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और जो हमारा एलसीएम आता है जो है वो जो है संख्या, हमारा वो जो उत्तर हो जाता है कि वो सबसे विभाज्य होता है। तो यहाँ पे क्या किया, वह छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो 1 से 10 और दोनों को सम्मिलित, यानी कि 1 भी लेना है और 10 भी लेना है, छोड़ना नहीं है, तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो यहाँ पे परीक्षा में कभी कभी क्या होता है 1 से 10 लिख देता है, 1 से 10 तक, ये दोनों सम्मिलित जो लिखा है शब्द, ये शब्द भी नहीं रहता है। वहां भी हमको समझना है कि ऐसे प्रश्न को हल करते समय हम 1 को भी लेंगे और 10 को भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ लिख दिया है कि दोनों सम्मिलित, यानी 1 से 10 दोनों सम्मिलित, यानी 1 को भी ले लेना, उसमें 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी संख्याओं का हम लोग लासा निकालेंगे। अभी लासा निकालने के बाद आप देखेंगे जो है
कि जो है आपका जो लासा आएगा जो है वो जो है यही संख्या आ जाएगी। नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 सबका लासा निकालेंगे आप जो है तो आपको यही 25 20 आएगी। इसको जो है हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे जो है हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको अभ्यास करके देख लीजिएगा। जो है आगे जो है यहाँ पे दिया है धन पूर्णांकों 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। हम लोग जो है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती यानी कि अनुवर्ती इस संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, वही यहाँ पे भी करना है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले, यानी ठीक पहले की जब बात आती है तो हम लोग -1 कर देते हैं, और ठीक बाद की जब बात आती है जस्ट बाद तो हम लोग क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती यही हम लोग करते हैं, 1 जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं। यहाँ भी वही करना है कि इसका पूर्ववर्ती संख्या लेना है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले। तो इस प्रश्न को अगर हम लोग हल करेंगे तो 6a + 5 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक पहले यानी 1 माइनस कर देंगे, और जब आप माइनस करेंगे तो 6a 5 में से 1 घट जाएगा, आ जाएगा 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो है 6a + 5, तो ये हमारा जो है उत्तर 6a + 4, 6a + 5, इसमें जब हम 1 माइनस करेंगे तो 6a + 4 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 4√3 है। जो भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो सदैव अपरिमेय संख्या होती है। वही यहाँ पे क्या है 4√3 दिया हुआ है, यानी 4 और √3 का गुणा करिए, ये तो अपरिमेय संख्या है ही, और 4 जो है इसका हर एक हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 4 एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका गुणा करने पर आ रहा है 4√3, यानी इसी का यहाँ पे ये बदला हुआ रूप है कि संख्या 4√3 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे अपरिमेय लगा देंगे। अपरिमेय संख्या है 22/7 पाई 0.6955 √16, इसका 16 का वर्गमूल करेंगे 4 तो यहाँ 5/4 आ जाएगा। इसको हम लोग जो है भिन्न बदल देंगे तो 69/100 आ जाएगा। ये 22/7 है। पाई का मान तो 22/7 होता है, इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में होता है कि पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। इसको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस आप लोग याद कर लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि पाई क्या है। यहाँ पे दिया है कि पाई, यहाँ पे दिया अपरिमेय संख्या है, अब 22/7 है कि पाई है कि ये है ये, यानी आप लोग जो है इसको अपने दिमाग में रख लीजिए कि अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो पाई अगर दिया है तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या में ही काउंट होता है। हम लोग इसको जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस पे हम लोग निशान लगा रहे हैं। और आगे दिया है यदि 65 तथा 117 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें हम लोग हल करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। हम लोग पहले ही यूक्लिड का प्रयोग करके लासा और मासा हल कर चुके हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का जो है प्रयोग करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं 65 और 117 यानी 65 और 117 का हम लोग क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, क्योंकि HCF दिया हुआ है, HCF इसका निकाल लेंगे तो इसके इक्वल कर देंगे और m का मान आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है 117, इसमें भाग किससे करते हैं सबसे छोटी संख्या का पता लगाते हैं, यानी ये 65, इससे हम लोग भाग करेंगे, एक बार जाएगा, ये जो है अब माइनस करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5। अब क्या होता है इस 52 से हम लोग ये जो पहले भाजक रहता है अब इसको हम लोग भाज्य में लिख लेते हैं और भाग करते हैं। ये जो एक बार ले जाएंगे और घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1। अब इस 13 से हम लोग क्या करेंगे 52 में भाग करेंगे, 13 चौक 52, ये हमारा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो उस समय जिस संख्या से हम लोग भाग किए रहते हैं जो हमारा भाजक होता है हमारा HCF हो जाता है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसलिए HCF 65 और
117 का HCF बराबर क्या आ गया 13। और जो प्रश्न में दे रखा है कि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 यानी 65m ऋण 117 इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 65m 65m - 117 इसको हम लोग 13 के बराबर कर लेंगे। हमने भी निकाला HCF 13 आया और यहाँ पे दिया है कि 65m - 117 तो इसके बराबर करके हल करेंगे तो ये हो गया 65m बराबर ये जो है 13 इसको इधर पसंद करेंगे प्लस 117। अब हम लोग देखेंगे 65m बराबर ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा जोड़ लेंगे तो 7 3 10 1 1 2 1 3 1 यानी 130 आया। अब जब हम लोग m का मान निकालेंगे तो 130 में हो जाएगा 65 से भाग और जो है 2 बार आएगा यानी m का मान आ गया 2। तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ये हमने हल कर लिया। इसके यहाँ स्टेप्स से लिखेंगे तो हमको कोई जो है बहुत यहाँ फायदा नहीं, क्योंकि जो है हमको केवल यहाँ उत्तर निकालना है, इसके स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब शेषफल 0 आ गया तो हम समझ जाते हैं कि ये जो भाजक होता है यही क्या होता है HCF, यानी इस तरह से हम लोग हल कर लिए तो m का मान 2 आ गया, यानी दूसरा विकल्प सही है। तो इस प्रकार से हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे प्रश्न समझ में आएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।